जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो हाल ही में हुआ है 2022 में। इसके 29 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए लाइब्रेरी हैज 5690 बुक्स and 425 books were issued to students on Monday, and 273 new books were deposited in the library on the same day. What is the number of books now present in the library? हिंदी में लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गईं और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गईं। तो बताइए कि पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कैसे करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो है कि 425 पुस्तकें तो आपके पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन 273 ना उसी दिन वापस भी आ गई। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 425 कम नहीं पड़ी हैं उस दिन, बल्कि उससे कम पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि 425 गई, लेकिन 273 क्या हो गई, आ भी गई। तो आप घटा देंगे तो पता चल जाएगी कितनी पुस्तकें कुल मिलाकर के उस दिन बाहर गई हैं। तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2, यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, और यहाँ पर 3 में से तो ये बचा 152। आप पूछ रहा है कि अब पुस्तकालय में कितनी है, तो कुल मिलाकर के कितनी गई, 152 गई हैं। तो हमारे पास कितनी थी, हमारे पास थी 5690 पुस्तकें थी, जिसमें से 152 केवल गई हैं, क्योंकि जो आ गई हैं उनको भी तो हमने घटा दिया है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा आपका 38 वाला। तो विकल्प जो सी है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि दिया गया है कि 1/3 में कितने 1/12 हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के करने के लिए आप पहले समझ लीजिए थोड़ा। जैसे आपसे कोई कह दे कि 6 में कितने 2 हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे। जब पूछे कि 6 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जिसको पूछे उससे डिवाइड कर देंगे कुल संख्या को। तो कुल संख्या 6 थी, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 3। यानी हम देखेंगे कि 2 कितने हैं 6 में। 6 की बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 + 2 + 2, यानी कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 और ये 3। तो कुल मिलाकर के 6 में कितने 2 हैं, 3 2 हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली यही करेंगे, बस आपका आंसर आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ भी पूछा गया कि 1/3 में कितने 1/12 हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर भाग कर देना है। तो भाग करेंगे 1/3 ऊपर हो गया, भाग करेंगे 1/12 से, क्योंकि पूछा गया है कि 1/12 कितने हैं। तो 1/3 ये हो गया, और 1/12 ऊपर जाएगा तो भिन्न जब गुणे में जाती है तो पलट जाती है, 12/1 हो जाएगी। फिर 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के कितना आया आंसर, 4 आया। तो विकल्प जो 2 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, या 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यह संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें, इकाई और दहाई के 2 गुना करने वाले, अगर 2 अंकों की बात करें तो सिंपली, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक लाइन देखेंगे, कोई एक स्टेटमेंट लेंगे छोटा सा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये वाला। अब इसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, और इसको यहाँ पर विकल्प की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हम विकल्प की सहायता से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है और हमारा समय भी बच जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इकाई का जो अंक है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चेक कर लीजिए किसमें दहाई का अंक 2 गुना है, किसका, इकाई के अंक का। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 4 और 6 एक दूसरे का 2 गुना तो है ही नहीं, यहाँ पर भी 2 गुना नहीं है, यहाँ पर भी 2 गुना नहीं है, यहाँ पर है केवल। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप आंसर कर देंगे तुरंत, आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है, 2 है,
और 2 का अगर 2 गुना करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा, 4 आ रहा है। तो 4 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, दरअसल बच्चे अगर कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो इसको करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, सारे गुणनखंड याद करेंगे। फिर सारे गुणनखंड याद करने के बाद फिर उनको जोड़ना प्रारंभ करेंगे। फिर उसमें जो है ना आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे इसका योग निकाला जाता है तब तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, वरना ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, 96 के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो हम पहले 96 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 96 को क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर मान लीजिए 4 से काट देते हैं। तो 4 गुणे 4 से भाग कर देंगे तो 4 गुणे कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 24 आ गया। अब हम 4 को ले सकते हैं 2 गुणे 2, फैक्टर करना है क्योंकि अभाज्य संख्याओं तक पहुंचना होगा। ऐसे फैक्टर करने हैं कि अभाज्य संख्याओं में ये हो जाएं, उससे जब तक कटे ना पूरा तब तक आप चलते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 को आप लिखेंगे 8 गुणे 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें कि 2 की घात इसमें 1 है, इसमें 1 है, और 8 में आप जानते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 की घात 2, ये हो गया 2 की घात 3 और ये हो गया 3। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात यह आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब आपसे कहा गया कि सम निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कहा गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जितनी घात है उसमें क्या करेंगे, जितनी घात है उसमें 1 जोड़ेंगे। तो 5 थी तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 करेंगे और फिर इसमें 1 घटा देंगे, और जो आधार है वही नीचे भी लिखेंगे, 2 - 1 कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा वाला है 3, इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घात 3 की कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर 1 घात बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 घटा देंगे और यहाँ चीज़ नीचे भी कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप जानते होंगे कि अगर 2 की घात 2 करो तो कितना होता है, ये होता है 4। 2 की घात 3 करो तो कितना होता है, 8। 2 की घात 4 करो तो 16 होता है। फिर और अगर 2 की घात 5 करो तो कितना होता है, ये हो जाता है 32। इसी प्रकार 2 की घात 6 करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। तो हमसे पूछा गया है 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में से 1 घटा देंगे क्योंकि 1 कम करना है, तो आ जाएगा 63 बटे 2 में से 1 जाएगा नीचे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर 3 की घात 2 है यानी 9 होगा, उसमें से 1 जाएगा 8 बचेगा, तो ये 8 हो गया। नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बचा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 63 गुणे, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 2 से जब कटेगा ये तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि अगर इसको गुणा करेंगे तो पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर विकल्प में सारे जो यूनिट डिजिट हैं वो अलग अलग हैं तो आप विकल्प से भी कर सकते हैं, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर करेंगे तो 4 3 कितना होगा, ये आ जाएगा 12। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक में 0 है, एक में 6, एक में 2 है, एक में 8 है, तो आप यहाँ पर 2 पे ही हो जाएगा आपका, क्योंकि यही कारण कि 1 में ही 2 है, तो विकल्प 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। आइए और देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बस हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घात आपको चारों विकल्प में समान करनी होगी, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे घात हम पहले बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक कोई घात पकड़ेंगे वही लेंगे। जैसे मैंने घात 3 ले लिया, अब 3 लेंगे तो 5 दशमलव कितना है, 9 है, 8 है, 5 है, 3 है, उगड़े 10 घात कितना है, 3 है, क्योंकि 3 को लेके चले तो 3 ही रहेगी। फिर दूसरे में आप देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास घात 4 है, तो घात 4 है तो एक घात कम करेंगे, एक घात कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव जो है ना दाईं ओर खिसक जाएगा, तो दाईं ओर खिसक जाएगा तो 5 6 के बाद था तो यहाँ कितने, 1 खिसक जाएगा तो 5 के बाद हो जाएगा, तो 6 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा देखेंगे, इसमें 5 है, तो 5 है तो कितनी करनी है, 3 करनी है। 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंक जो है दाईं ओर खिसकना पड़ेगा, क्योंकि जब गुणे में होता है तो दाईं ओर खिसकता है और जब भाग में होता है तो बाईं ओर जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 300 कितना है, 43 है, तो 343 है, 3 के बाद दशमलव था, 2 अंक खिसकेगा तो एक 4 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद कोई अंक है ही नहीं। अब घात कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे आपका चौथा, तो चौथे में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं क्योंकि इसकी घात भी क्या है, पहले से ही 3 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब घात 3 बराबर हो गई तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन छोटी है कौन सी बड़ी होगी। तो सबसे छोटी आप देखेंगे कि 5 वाली है क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी है 5 आ रही, इसमें आपकी 65 आ रही, इसमें आपकी 343 आ रही, इसमें 7 आ रही। तो सबसे छोटी कौन सी है 5 है, तो विकल्प 1 में ही 5 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं, केवल आपको दशमलव को ही खिसकाना है इधर उधर बस, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रश्नों को करते वक्त आप सावधानी रखें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि आसान प्रश्नों को देख करके बहुत जल्दी में करने के चक्कर में गलतियां भी हो जाती हैं। आइए और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करेंगे। तो ये प्रश्न जो कह रहा है वो हम समझाते हैं आपको। ये कह रहा है कि 176, ये हो गया 176 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 3 से। 176 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर शेषफल यहाँ पर 2 आ गया है तो अब कहा जा रहा है कि जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें शेषफल 2 से ज्यादा आ रहा है, ये कहने का मतलब इसका है। तो आप यहाँ पर आपको प्रश्न में भाग करके चेक करना पड़ेगा विकल्पों को, उसके बाद आप आंसर बता पाएंगे। तो आप देखेंगे पहला वाला चेक करेंगे, हमारे पास कितना है 173 है। तो आप देखेंगे 173 को 5 से भाग करना है तो भाग करेंगे कितना आएगा। वैसे तो आप जानते हैं कि 5 से भाग कब जाता है, या तो 0 हो या तो 5 हो, इकाई का अंक तब पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अन्यथा जो इकाई का अंक होता है वही शेषफल बच जाता है। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक कितना है 3 है, इकाई का अंक कितना है ये 3 है, तो 3 है तो हमारे पास कितना शेषफल भी कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो बस देखेंगे आपकी विकल्प किसमें ज़्यादा है। यहाँ पर जो 76 को 176 को 3 से विभाजित किया तो हमारे पास शेषफल 2 बचा था, यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 3, तो यही वाला ज़्यादा है, तो विकल्प 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा दे ही नहीं सकता क्योंकि एक ही विकल्प हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, 2 हो जाएंगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब आपसे कहा गया है कि जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर घूर्णन सममित की बात करी गई है, घूर्णन समित की बात करी गई है, रोटेशनल सिमेट्री की बात करी गई। अब आप देखेंगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो एक आयत हम बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एक आयत। अब ये आयत हो गया, अब ये कह रहा है कि आयत को क्या करना है, रोटेट करना है। कितना रोटेट करेंगे पहले जैसा दिखे, तो पहले क्या करें, एक बार रोटेट करें, मान लीजिए इसको पकड़ के हमने रोटेट करा, रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अभी लेकिन हमने कितना रोटेट किया था, हमने 90 डिग्री रोटेट करा था। अब देखो ये क्या था, अभी ये पड़ा हुआ था, अभी ये क्या हो गया, खड़ा हो गया। यानी एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, और रोटेट करना पड़ेगा। एक बार और रोटेट करेंगे तो ये फिर ऐसे दिखने लगेगा, यानी जैसा पहले था वैसा ही बाद में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना पड़ेगा, 90 रोटेट किया तो खड़ा हो गया, एक बार और 90 करेंगे फिर से पड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये फिर से पहले जैसा दिखने लगेगा। यानी 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी 180 अंश के कोण पर घुमाने पर जो आयत होगा वो पहले जैसा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अब 180 भी करेंगे तो 180 के गुणज में जितने भी मल्टीपल करेंगे उन सब में वैसा जैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले था। अब 180 हुआ तब भी कितना आया, पहले जैसा दिखा। अगर 360 घुमा देंगे तो भी पहले जैसा ही दिखेगा। इसके बाद 540 घुमाएंगे तो भी उतना ही दिखेगा। यानी 180 के गुणज में घुमाते जाएंगे तो जो होगा हमारा पहले जैसा ही दिखाई देगा। यानी घूर्णन सममिति 180 पर इसमें बनेगी। अच्छा एक और देख लेते हैं, वर्ग की बात करें। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं होती हैं, इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती हैं। अब अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको कितना भी घुमाएं बिल्कुल पहला जैसे रखेगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है नहीं। तो इसमें आप क्या करें, चाहे 90 डिग्री घुमाएं, चाहे 180 घुमाएं, चाहे 270 घुमाएं, और चाहे क्या करें 360 घुमा दें, कुछ भी घुमाएं, जो वर्ग होगा वो क्या होगा, हर परिस्थिति में एक जैसा ही दिखाई देगा। आइए और प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। अब देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे क्या,
घूर्णन पूछा गया था, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री पूछी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए आप लीनियर सिमेट्री पूछ ली गई, लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ ली गई है। तो दोनों से क्वेश्चन आपका सीटेट में बनता है, लाइन ऑफ सिमेट्री से भी बनता है और रोटेशनल सिमेट्री से भी बनता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल ऑफ सिमेट्री से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ये कॉमन होता है, लगभग लगभग सब में आता है हर शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती। तो आप ध्यान रखें, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे क्या हो, समांतर चतुर्भुज हो, चाहे क्या हो, समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, इन दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, किसकी बात करें, लाइन ऑफ सिमेट्री की, लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें कितनी होती है, शून्य होती है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री शून्य होती है, क्योंकि इसको आप किसी भी तरफ से क्या करें, फोल्ड करें बीच से। चाहे आप जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर बना दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, मान लिया ये मान लो हमारे पास समचतुर्भुज है। अब चाहे इसको इधर से कट करो चाहे इधर से कट करो, इसमें जो होगा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। चाहे इधर से कटो करो तो भी एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगा, चाहे इधर से काटो चाहे इधर से काटो, किसी भी तरफ से इसको आप फोल्ड करेंगे ये पूरा पूरा एक दूसरे को नहीं ढकेगा, और नहीं ढकेगा तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसमें बीच से अगर फोल्ड करा जाए तो वो दोनों भाग एक जैसे सिमिलर होने चाहिए। सिमेट्री का मतलब समान हो, सम्मित हो। आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार जो आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज तो उसमें भी यही होता है और समचतुर्भुज में भी यही होता है, तो दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सिमेट्री वाले आप ध्यान भी रख लें और कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 अंश, 75 अंश, 90 अंश के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप में क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा है, 108 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 90 है। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री से जब अधिक होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो आप देखें कौन सा है, 90 डिग्री से जब विभव होता है तो क्या होता है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो कौन होता है, ये होता है अधिक कोण होता है। अगर 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है तो ये होता है न्यून कोण होता है। और अगर 90 डिग्री हो जाए पूरा पूरा तो कितना होता है, तब होता है समकोण। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आप देख लीजिए, पहले आपको पूछा कि 108 बताया गया है, तो 108 बताया गया तो 108 कितना है, 90 से ज़्यादा है, यानी कुल मिलाकर क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो आपको देखना है सबसे पहले अधिक कोण किसमें मिल रहा है, तो अधिक कोण 2 में मिल रहा है, पहले में और तीसरे में, इस यानी और आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा आप देखेंगे कितना है, 75 है, दूसरा कितना है, 75 है। तो 75 आप देखेंगे कहाँ मिल रहा है, तो 75 आपको मिल रहा है 90 से कम है, यानी न्यून कोण होगा। तो अधिक कोण के बाद कौन आएगा, न्यून कोण। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको ज़्यादा, बस केवल ऑर्डर में लगाना था। आइए और भी प्रश्न देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बढ़ गया है आपका, कह रहा है कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, और उसी तार को फिर से मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई एक तार है, अगर उस तार को हम मोड़ करके चाहे आयत बनाएं, चाहे वर्ग बनाएं, चाहे वृत्त बनाएं, तो जो उसकी परिधि होगी, जो उसका परिमाप होगा, वो सभी भी आकृतियों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो समान ही, क्योंकि उसको तो घटाया बढ़ाया गया नहीं है। तो आपकी जो परिधि या परिमाप होगा वो तार की लंबाई के बराबर ही होगा। तो जो आयत का परिमाप होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा, वो दोनों क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं। मैंने कहा था कि दोनों बराबर होगा। तो आयत का परिमाप जानते क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 गुणे भुजा, ये हो जाता है। और दोनों कितना होगा, दोनों की बात करें तो दोनों ही 20 सेंटीमीटर होंगे। कितने होंगे, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। तो आप यहाँ से क्या करें, भुजा निकाल लें। तो भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए 4 से 20 कट जाए, 4 पंचे 20, यानी एज कट कितना आ गया, 5 आ गया। अब उसने पूछा है कि वर्ग का, तो वर्ग की भुजा 5 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो यही हो जाएगा आंसर।
तो विकल्प जो 2 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।